हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आज की क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ एंड व्हीट स्टोन ब्रिज। बिकॉज इसके पहले ये जो हमारा क्लास 12th का सिलेबस है, इसमें हमने सब कुछ कर लिया है। और आप देखें, केवल दो टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, किरचॉफ्स लॉ एंड व्हीट स्टोन ब्रिज। कल की क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने आपको यूटिलिटी बताई थी कि किस कंडीशन में सीरीज कॉम्बिनेशन यूजफुल है और किस कंडीशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूजफुल है। डन। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स लॉ। तो बच्चों, किरचॉफ ने दो इंपॉर्टेंट लॉ दिए हैं किसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो किरचॉफ के दो लॉ हैं। सबसे पहला लॉ है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। सो दिस लॉ इज कॉल्ड किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ लॉ में पहला लॉ है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ और करंट लॉ और जंक्शन रूल। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट अ जंक्शन इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the algebraic sum of electric current at a junction in any electrical network is always zero। जो मतलब करंट का सम होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। देखिए, इसको मैं एलेबरेट करता हूं अगर, तो किस तरीके से ये देख लीजिए। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है सर्किट का, पॉइंट ए है जिसमें कुछ करंट आ रही है और कुछ करंट जा रही है। ओके, सपोज करंट I1 आ रही है, करंट I2 आ रही है, करंट I3 आ रही है, I4 जा रही है एंड I5 जा रही है। राइट। सो रूल क्या होता है कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। उस पॉइंट पर कोई भी करंट रुकती नहीं है, क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रॉन है सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा होता है। मतलब यू कैन से इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जा रही है। और आने वाली करंट अगर आप देखेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3, दिस इज इक्वल्स टू I4 प्लस I5। क्लियर हो गया? सो टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। अब यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I4 प्लस I5 हो रहा है। अगर मैं I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बना दूं तो राइट साइड में क्या बनेगा? जीरो। राइट। सो व्हाट यू कैन से कि सम ऑफ ऑल टोटल करंट, एल्जेब्रिक सम, सिग्मा क्या होता है? एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इक्वल टू जीरो। किसी भी जंक्शन पर टोटल जो करंट का एल्जेब्रिक सम होता है वो कितना होता है? जीरो। देख लीजिए, यहां पर ये एल्जेब्रिक सम है। जो करंट जंक्शन की तरफ आ रही है उसे आप पॉजिटिव ले सकते हैं, और जो करंट जंक्शन से दूर जा रही है उसे आप क्या ले सकते हैं? निगेटिव। ठीक है, एंड टोटल सम कितना होगा? जीरो होगा। ये कहता है आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट एट अ जंक्शन, ओके, इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। क्लियर? जैसे यहाँ पे देखिए, इस डेरिवेशन में यहाँ पे I1 करंट आ रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और I4 करंट आ रही है। सो जो करंट आ रही है उनको आप पॉजिटिव ले सकते हैं। सो I1 माइनस I2, I3 भी बाहर जा रही है, सो माइनस I3, राइट, एंड माइनस I4 प्लस I5 इक्वल टू जीरो। ठीक है ना? सो द टोटल सम ऑफ एल्जेब्रिक करंट इक्वल्स टू जीरो यहाँ पे हो रहा है। जो टोटल सम कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और यदि इसको हम थोड़ा एलेबरेट करें, सो I1 प्लस I5 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। ठीक है बेटा?
मतलब जितनी करंट उस पॉइंट पे आएगी उतनी ही करंट चली जाएगी, कोई भी करंट किसी पॉइंट पर नहीं रुकेगी। क्लियर? So using the sign convention, the incoming currents towards the junction are taken positive and the outgoing current away from the junction is taken negative. Clear? थोड़ा सा और इसको यदि एलैबोरेट करें तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे? हमने अभी देखा जैसे इस एग्जांपल में कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I4 प्लस I5। क्लियर? आप जानते हैं फॉर्मूला, व्हाट इज करंट? Current is equals to rate of flow of charge, Q by T. So you can write here Q1 upon T plus Q2 upon T plus Q3 upon T equals to Q4 upon T plus Q5 upon T. अब T कैंसिल कर दीजिए। So Q1 plus Q2 plus Q3 इक्वल टू Q4 plus Q5। क्लियर? इसे आप क्या लिख सकते हैं? इसे आप लिख सकते हैं इनकमिंग चार्ज, मतलब जितना चार्ज जंक्शन पे आया इक्वल्स टू आउटगोइंग चार्ज। यस और नो? आउटगोइंग चार्ज मतलब जितना चार्ज आया उतना चार्ज बाहर निकल गया, मतलब कोई भी चार्ज उस पॉइंट पर नहीं रुका। रुका क्या? नहीं रुकता है, मतलब किसी भी पॉइंट पर जंक्शन के चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा और चार्ज जितना आएगा उतना ही निकल जाएगा। क्लियर? सो ये किसको बताता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। ठीक है ना? सो ये जो लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वेरीफाई करता है। The charges cannot accumulate at a junction. Important line. The charges cannot accumulate at a junction. The number of charges that arrive at a junction in a given time must leave in the same time in accordance with the conservation of charge. मतलब उस पॉइंट पर कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं कर रहा है, इसलिए जितने चार्जेस जंक्शन की तरफ आएंगे उतने ही चार्जेस जंक्शन से निकल जाएंगे। ओके? सो आई मीन टू से जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वो किसके अकॉर्डेंस में है? वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डेंस में है। ठीक है बेटा? तो मैं क्या लिख सकता हूं कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको आप केसीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ इसी को बोलते हैं, और हाँ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ, ये जो है बेटा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है? तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। सो हो गया ये फर्स्ट लॉ। क्लियर? चलिए चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ। बेटा जो सेकेंड लॉ होता है ना, इसको हम, इसका नाम है केवीएल, यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसी का नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ, और इसी को हम बोलते हैं मैश रूल, या इसी को हम बोलते हैं लूप रूल। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बेटा, इस पे ध्यान दीजिए। यही मैश रूल कहलाता है या इसी को लूप रूल बोलते हैं। अच्छा, मैश का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। मैश का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ, मतलब एक बंद रास्ता। ठीक है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अब ये देखिए ये लॉ क्या कहता है। ये लॉ कुछ इस तरीके की बात करता है, पहले उसको आप एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में समझ लीजिए। ये समझिए कि आपके पास में तीन रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 एंड R3। R1, R2, R3 तीन है। ठीक है? दिस इज प्लस
ये माइनस, ये वोल्टेज ई लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है बेटा। ई यहाँ पर ईएमएफ लगा हुआ है, क्लियर। अब यदि ये सर्किट यहाँ से ऑन होगा, करंट फ्लो होगी, तो ये करंट आई पूरे सर्किट में जाएगी कि नहीं जाएगी? और जैसे ही इस पार्ट से, इस कंपोनेंट से करंट निकलेगी, तो इसके ऊपर एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। मतलब जो ये टोटल वोल्टेज है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा ड्रॉप हो जाएगा, ये एनर्जी खा लेगा इसकी। और कितना होगा ये वोल्टेज? V1 इक्वल टू आई इंटू R1, क्लियर। इसी तरीके से सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज इसमें ड्रॉप होगा, एंड दिस इज V2 इक्वल्स टू आई R2, एंड सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज इसमें ड्रॉप होगा, एंड यू कैन राइट V3 इक्वल्स टू आई इंटू R3, ठीक है। हमने यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करा है। जब हम बड़ी बैटरी की बात करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस को नहीं दिखाते हैं, इसलिए उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब आप देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो टोटल ईएमएफ ई है, क्या उसका बंटवारा V1 प्लस V2 प्लस V3 की फॉर्म में हुआ है कि नहीं हुआ है? मतलब टोटल ईएमएफ ई जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट और रॉन्ग? ओके। तो ये रूल क्या कहता है? अब इसको यदि मैं लिखूं, जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया कि E1 इक्वल्स टू, सॉरी, E इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। सो E माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि मैं इसे देखूं, सो दिस इज E, माइनस कॉमन ले लूं, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू 0, क्लियर कि नॉट क्लियर? ये क्या है? अभी एक बैटरी है तो यहाँ पे E1 आया है, अगर दो बैटरी होती तो E1 प्लस E2 आता। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, फर्स्ट पार्ट को, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ, क्लियर है बेटा। मतलब जितनी भी बैटरी होंगी उन सबका ईएमएफ, और ये क्या है? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या दिखा रहा है आपको? बीच में प्लस है या माइनस, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस, पोटेंशियल डिफरेंस along a close path, क्लोज पाथ को ही क्या बोलते हैं हम? मैश बोलते हैं या लूप बोलते हैं। इन अ सर्किट इज जीरो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको क्या लिख सकते हो बेटा? देखो सारे वो ईएमएफ का सम, फिलहाल यहाँ पे एक ही बैटरी थी, अगर ज्यादा बैटरी होती तो आपको ज्यादा ईएमएफ दिखते, बट फिलहाल यहाँ पे एक ही बैटरी है, सो आपने ई लिया है। सो आई मीन टू से इसको जनरलाइज फॉर्म में क्या लिख सकते हो? सम ऑफ ऑल ईएमएफ सिग्मा ई प्लस सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस सिग्मा वी इक्वल टू 0। ये होता है बेटा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। दिस इज कॉल्ड केवीएल, क्लियर, नोट करें इसको। तो बच्चों मेन केवीएल में क्या है लॉ? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस along any closed path in a circuit is 0। ये इंपॉर्टेंट लॉ है। अब आइए देखते हैं इसको हम सिस्टमेटिकली, हम इसको लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है देखिए, सेकेंड लॉ और वोल्टेज लॉ और लूप रूल, इसी को सेकेंड लॉ बोलते हैं, इसी को वोल्टेज लॉ बोलते हैं, और इसी को लूप रूल कहते हैं। तो क्या कहा जा रहा है देखिए इसमें, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि सारे पोटेंशियल ड्रॉप का सम, एंड ऑल ईएमएफ्स along any closed path in an electrical network is always 0। क्लियर हो गया? जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप्स होंगे
और जितने भी ईएमएफ होंगे उन सबका एल्जेब्रिक सम किसी सर्किट में अलोंग क्लोज पाथ क्या होगा, जीरो होगा। अब मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ले करके यहाँ पे आपको इक्वेशन लिखना बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको केवीएल की इक्वेशन लिखना है, क्योंकि केवीएल की इक्वेशन लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके, तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि आपको किसी भी सर्किट में केवीएल की इक्वेशन कैसे लिखनी है, राइट। चलिए फॉर एग्जांपल हम यही सर्किट को लेकर के चलते हैं और हम आपको इक्वेशन लिखना बताएंगे। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये लीजिए। अब हमने पूरा का पूरा सर्किट ले लिया है और हम इसको नेक्स्ट पेज में लेके चल रहे हैं और आपको हम इक्वेशन लिखना यहाँ पे सर्किट की बताएंगे कि किस तरीके से सर्किट की इक्वेशन लिखेंगे। क्लियर है? ये देखिए यहाँ पे आपके सामने एक सर्किट दिख रहा है और यहाँ पर इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो सर्किट बन करके आएगा वो क्या बन के आएगा, जितना पार्ट में येलो कलर से कर रहा हूँ केवल वो बन करके आएगा। ये देखिए, पहली ये बैटरी रहेगी, रेजिस्टेंस R1, ठीक है बेटा। सेकंड बेटा ये R2 कनेक्ट रहेगा इससे, और ये तीसरी वाली बैटरी सेकंड बैटरी के साथ ये R3 कनेक्टेड है। क्लियर है? ये आपके पास में एक सर्किट दिया हुआ है। चलिए अब देखिए आपको कैसे लगाना है इसमें केवीएल। आपके पास टोटल कितने लूप बन रहे हैं यहाँ पे? टोटल आपके पास में 3 लूप बन रहे हैं। एक तो आपके पास में ये फर्स्ट वाला लूप ये बन रहा है, जिसे आप फर्स्ट कह सकते हो। एक क्लोज सर्किट दिख रहा है, क्लोज पाथ। सेकेंड पाथ आपको ये दिख रहा है और थर्ड पाथ आपको एक बड़ा वाला ये दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले आप रूल समझ लीजिए कि आपको करना कैसे इस सर्किट को सॉल्व, ठीक है ना। सबसे पहले आप करंट कंसीडर करिए कि करंट कहाँ से कहाँ चलेगी। अपने मन से ही आपको करंट कंसीडर करना है और उसके हिसाब से रेजिस्टेंस के ऊपर पोलैरिटी देनी है। एक बार मैं डायग्राम आपके लिए फिर से बना देता हूँ। देखिए ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से चलिए, एक बैटरी कनेक्टेड है और एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये हो गया, ये पॉइंट का नाम बी दे दिया है। लास्ट में ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट सी है। यहाँ पर क्या कनेक्टेड है, एक बैटरी कनेक्टेड है। ये देखिए, इस बैटरी का ईएमएफ कितना है, E1, और इस बैटरी का ईएमएफ कितना है, E2। लगा रहे हैं। ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R3 है। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन बना करके देगा, डोंट वरी। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और कनेक्टेड है। आपको बस मैं केवीएल इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूँ इसमें। तो सबसे पहले आप लूप कंसीडर कर लीजिए और सबसे पहला काम है लूप कंसीडर करने के बाद पोलरिटी डिफाइन कर दें और करंट आपको सर्किट में फ्लो करनी है। करंट को बना दीजिए। चलिए तो मैं रेड कलर से करंट अलग 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 आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सी करंट कहाँ चल रही है। देखिए ये बैटरी है और बैटरी से करंट बाहर की ओर निकलती है। सो इसको मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ, I1। क्लियर? हम्म। जब करंट यहाँ I1 निकल रही है तो इस पाथ में भी करंट कितनी आ रही होगी, I1 ही आ रही होगी। और करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चलती है, तो ये टर्मिनल होगा प्लस और ये टर्मिनल होगा माइनस। क्लियर? बैटरी के टर्मिनल आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, बैटरी में पता है आपको ये माइनस है पहला वाला और दूसरा वाला ये प्लस है। क्लियर? एक बैटरी ये है, इससे भी करंट मिलेगी हमको I2। तो मतलब यहाँ भी करंट कितनी चल रही हो गई, I2 आ रही होगी इस पाथ से, और दोनों यहाँ पे मर्ज हो जाएंगी और यहाँ पर इस ब्रांच में जो करंट जाएगी वो I1 प्लस I2 जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? I1 प्लस I2। और ये जो रेजिस्टेंस आपने लगाया है इसका नाम है R2। ओके, अब आपको लेना है लूप। ये आपने पोलरिटी बना दी है, ये आपने पोलरिटी बना दी। क्लियर है ना?
अब सबसे पहले आप लूप ले लीजिए, इन लूप या मैश। चलिए पहला क्लोज पाथ लीजिए। सबसे पहले ए के बाद बी के बाद सी के बाद फिर ए बी सी ए। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आपने लूप कंसीडर कर लिया ए बी सी और ए, ठीक है। और इसमें आपको मोमेंट कैसे करना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी चलना है चलो। तो ये हमने क्लॉकवाइज मोमेंट मान लिया कि हमको क्लॉकवाइज चलना है। क्लियर है? आप कैसे भी चल सकते हैं, क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, उसमें चलने में कोई दिक्कत नहीं है। बस जिस पॉइंट से स्टार्ट करना है उस पॉइंट तक चल करके वापस आना है। ओके। और रास्ते में पड़ने वाले जितने भी ईएमएफ हैं और वोल्टेज ड्रॉप हैं, उन सबका एडिशन करके जीरो करना है। क्लियर? क्योंकि किरचॉफ करंट लॉ में हमने यही पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू जीरो। यही पढ़ा ना? चलिए चलना शुरू करते हैं। पोलरिटी के चिन्ह को समझ लीजिए कि पोलरिटी का साइन क्या होता है। अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल पहले पढ़ रहा है और निगेटिव बाद में पढ़ रहा है तो प्लस साइन यूज होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। ए से स्टार्ट किया, चलो 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 चलो, यहां से आपने चलना शुरू किया है। येलो कलर फिर से ले लेता हूँ। चलिए यहां से चलना शुरू किया, चलो 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 चलो। हाँ, क्या पड़ी बेटा? बैटरी। इस बैटरी का ईएमएफ कितना है? E1। बताइए प्लस E1 आएगा या माइनस E1 आएगा? बेटा ये चल रहे हैं आप लेफ्ट टू राइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल पड़ा है, बाद में नेगेटिव पड़ा है, तो कौन सा साइन आएगा? फर्स्ट वाला। तो प्लस E1 लिख दिया या डायरेक्टली E1 लिख दिया। चलिए 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 चलिए, R1 आ गया, तो R1 में क्या ड्रॉप होगा? पोटेंशियल। क्लियर है? अब देखिए आप कहां से कहां चल रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि करंट आपकी आ रही थी इधर की ओर, लेफ्ट टू राइट, और आप सॉरी राइट टू लेफ्ट, आप चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो पहला टर्मिनल क्या पड़ा? माइनस। फर्स्ट साइन आपका क्या पड़ा? माइनस। तो कितना वोल्टेज बनेगा? माइनस। देखो करंट है I1 और रेजिस्टेंस है R1, सो क्या बन जाएगा ये? I1 R1। क्यों बनेगा? क्योंकि V इक्वल्स टू IR होता है कि नहीं होता? सो वोल्टेज कितना बनेगा? I1 इंटू R1। क्लियर? माइनस साइन आ गया। आगे बढ़िए, चलो 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 चलो, यहाँ तक आ गए। अब लूप कंप्लीट करना है, ए पे आ गए, फिर बी पे आ गए, फिर सी पे आ गए, अब वापस कहाँ पे जाना है बेटा? ए पर, राइट। चलिए अब ध्यान से पहले पोलरिटी डिसाइड कर लीजिए। मैं पोलरिटी नहीं दे पाया इस बीच वाले की। अब देखिए करंट ऊपर से लेके नीचे की ओर आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है? तो करंट जिस टर्मिनल से एंट्री करती है उसकी पोलरिटी क्या होती है? प्लस। और जिस टर्मिनल से बाहर निकलती है उसकी पोलरिटी क्या होती है? माइनस। क्योंकि करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई टू लोअर जाती है, राइट। तो अब चलिए, अब यहां तक हम आ गए थे, अब ऊपर चलना शुरू करते हैं। यस, अब बताइए माइनस पहले आ रहा है तो कौन सा साइन आएगा? माइनस। हाँ, अब बताइए वोल्टेज यहाँ पे कितना गिरेगा? रेजिस्टेंस है R2 और करंट आपको दिख रही, बताइए कितना वोल्टेज गिरेगा? I1 प्लस I2 या I2 प्लस I1 इंटू R2, ये बनेगा। और आप टोटल आ चुके हैं, सो दिस इज इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया? ये फर्स्ट लूप इक्वेशन आपने लिख लिया है। अब हम चलते हैं सेकेंड लूप पे। सेकेंड लूप ले सकते हैं हम A C D B। देखिए आपके पास जो करंट जिस पाथ में जा रही है उसी के हिसाब से आपको वोल्टेज ड्रॉप लेना है। इस पाथ में करंट जा रही है I1 प्लस I2, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई बाई जो रेजिस्टेंस है R2, वो होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट लूप कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट लूप है, लिखते हैं हम इन लूप
अगले लूप का नाम ए सी डी ए, ए सी डी ए, यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चलिए अब हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं। कहां से चलना शुरू करें? ए पॉइंट से, ठीक है ना। और कैसे ट्रेवल करेंगे? इसमें भी ऐसे ही ट्रेवल करेंगे, क्लॉकवाइज। आप एंटी क्लॉक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, बस पोलरिटी का ध्यान रखना है, राइट। चलिए चलो 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 चलो, पहला रेजिस्टेंस आया तो क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होगा, होगा। हाँ, तो पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो करंट कितनी जा रही है? I1 प्लस I2 इनटू रेजिस्टेंस क्या है? R2। चलो, चलिए, माइनस का क्यों होगा भाई? I1 प्लस I2 इंटू R2। ओके, देन नेक्स्ट, चलिए 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 चलिए, तो ये देखिए हम इस ब्रांच में आ चुके हैं। अब यहां भी I2 इंटर कर रही है, तो जहां से इंटर होती है वो प्लस होता है, और जहां बाहर होती है वो माइनस होता है। और हमारा चलने का तरीका सपोर्ट कर रहा है करंट के फ्लो का। तो क्या आएगा? करंट है I2, रेजिस्टेंस है R3, तो प्लस I2 R3। क्लियर? चलिए 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 चलिए, कहां तक आ गए? अब यहां आ गए। ये देखिए, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस आएगा, -E2, और यहाँ कंप्लीट पहुंच चुके हैं, तो इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारे दो केवीएल इक्वेशन बन चुके हैं। इनको हम इलेबोरेट करके और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं E1 इक्वल टू I1R1 प्लस, क्योंकि माइनस साइन था, जीरो के इस तरफ जाके प्लस हो गया, प्लस I1 प्लस I2 इंटू R2। क्लियर कि नॉट क्लियर? जैसे हमने भी एग्जाम्पल में आपको बताया था, ये देखिए, याद करिए, ये E1 इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। तो जो हमने बताया था, E1 इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यदि इसको मैं लिखूं तो E1 इक्वल टू, नॉट E1 इक्वल, सॉरी, सो I1R1 प्लस I1R2 प्लस I1R3। करंट यहाँ पे सेम है, तो I1 चला रहा हूँ, और अलग होती तो अलग 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 करंट चलाती। क्लियर? तो यहाँ पे ये लॉ से हमने E1 की वैल्यू निकाल ली। इधर पे देखो बेटा क्या हो जाएगा, E2 को आप राइट साइड ले जाओ, ठीक है ना, तो प्लस E2 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? I1 प्लस I2 इंटू R2 प्लस I2 R3 इक्वल टू E2। क्लियर हो गया? तो ये दूसरा इक्वेशन हमारे पास आ गया। सो दिस इज कॉल्ड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इस तरीके से हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ करते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? हम एक लूप और ले सकते हैं बेटा यहाँ पे, जिसका नाम है ABCD। हम एक लूप और यहाँ पे ले सकते हैं जिसका नाम है ABCD। तो मैं डायरेक्टली मेन डायग्राम को ही यहाँ पे ले लेता हूँ ABCD से, ठीक है। चलिए, तो ये हम डायग्राम लेकर के आ चुके हैं। अब आइए हम फिर से अब ABCD लूप पे इक्वेशन अपनी लगाते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं। तो चलिए चलना शुरू करते हैं यहाँ से, इस पार्ट में इस तरीके से। चलो 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 चलो, पहला क्या है बेटा? साइन प्लस, तो E1 प्लस का आ जाएगा। फिर आगे चलिए, अब ये देखिए, करंट की डायरेक्शन ये है, मतलब ये टर्मिनल रहा होगा प्लस और ये रहा होगा माइनस, तो हम पहले चलेंगे तो क्या मिलेगा हमें? माइनस। करंट यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना बनेगा? -I1R1, ठीक है। कौन सा लूप चल रहा है? इन लूप ABCD, थर्ड लूप चल रहा है ना। तो A से B तक आ चुके हैं, अब B से C तक चलिए। अब C से आगे चलो 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 चलो, तो बताइए ये टर्मिनल क्या होगा? प्लस, और ये माइनस। ABCD लूप लिया ना हमने, तो हम ABCD में चल रहे हैं। तो प्लस I2 इंटू R3 प्लस से लेके माइनस, और फिर चलो चलो चलो, ये माइनस मिला और ये प्लस मिला, तो माइनस का E2 इक्वल टू 0, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, 0 तक हम पहुंच गए। क्लियर है? तो ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब आप इसको इधर उधर कर दीजिए। सो E1
माइनस E2 इक्वल टू, ये जीरो के उस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा I1R1 माइनस I2R3। डन। सो दिस इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इस तरीके से हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाते हैं। डन बच्चों। तो हमने किरचॉफ्स के रूल्स पढ़ लिए हैं। अब हमारा आता है व्हीट स्टोन ब्रिज। अगला टॉपिक है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज। चलिए, किरचॉफ्स के लॉ में हमने थ्योरी कवर नहीं करी थी, तो उस थ्योरी को हम कवर कर लेते हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप एंड ईएमएफ along close path in any electrical network is always 0। क्लियर? यस। तो देख लीजिए साइन कन्वेंशन। द ईएमएफ इज टेकन नेगेटिव व्हेन वी ट्रेवर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द, ये देखिए आप साइन कन्वेंशन को छोड़ दीजिए, एक रूल आपको मानना है, और मेरी तरफ से बेस्ट रूल मैं आपको बताऊं कि जो पहले साइन पड़े उसी का साइन आपको यूज करना है। राइट? हाँ। अच्छा, कुछ लोग अपोजिट भी यूज करेंगे, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आपने सारे साइन कन्वेंशन को पलट दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ओके। तो जो रूल मैंने आपको बताया है कि अगर आप हाई पोलरिटी टू लोअर पोलरिटी चल रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहे हैं, तो आपको प्लस का साइन यूज करना है। बट यहां पे मैंने क्या लिखा है, देखिए उल्टा लिखा है। द ईएमएफ इज टेकन नेगेटिव व्हेन वी ट्रेवर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप कोई भी कन्वेंशन बना सकते हैं। मेरा कन्वेंशन है, मैं अगर प्लस से माइनस की ओर ट्रेवर्स करता हूं तो मुझे जो मिलता है मैं उसे पहले प्लस लिख लेता हूं। मतलब यदि मुझे प्लस मिलेगा पहले तो मैं प्लस का साइन यूज करूंगा, माइनस मिलेगा तो माइनस का यूज करूंगा। ठीक है? डन। क्लियर। द ईएमएफ इज टेकन पॉजिटिव व्हेन वी ट्रेवर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब मैंने अब तक समझा दिया आपको कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है रूल जस्ट अपोजिट है, और मैं जो फॉलो करता हूँ, पहले जो टर्मिनल आएगा वो यूज करूंगा, और इसके अकॉर्डिंगली बाद में जो टर्मिनल आएगा वो यूज होगा। क्लियर? बट दोनों के इक्वेशन सेम बनेंगे बेटा, चाहे आप कोई सा भी रूल फॉलो करो, मेरा बताया हुआ या इसमें लिखा हुआ। क्लियर? ओके। यस। पोटेंशियल फॉल्स along द डायरेक्शन ऑफ करंट पाथ। हाँ, तो ये तो सबको पता है कि करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है। द पोटेंशियल फॉल इज टेकन नेगेटिव एंड द पोटेंशियल राइज इज टेकन पॉजिटिव। देखिए पोटेंशियल फॉल का मतलब क्या है, करंट जा रही है आपकी, तो प्लस से लेके माइनस चलने पर, तो प्लस से लेके माइनस चलने पर मैंने क्या बताया है, आप कैसा पोटेंशियल लोगे, पॉजिटिव। बट इसमें क्या लिखा है, नेगेटिव। और बटी यदि आप अपोजिट चल रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो आपका पोटेंशियल इसके हिसाब से प्लस आएगा, बट मेरे हिसाब से जो मैंने आपको कन्वेंशन सिखाया है आपको माइनस लेना है। कुछ क्लियर हो गया कि कंफ्यूजन हो गया? देखिए इसमें जो लिखा हुआ है बच्चों वो जस्ट अपोजिट है जो मैं रूल लगा रहा हूं, बट आंसर सेम आएगा। मालूम क्यों? क्योंकि मैथ्स में अगर आप इक्वेशन के दोनों तरफ माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो तो कोई इक्वेशन की वैल्यू में चेंज नहीं आता है, इक्वेशन तब भी आपके सॉल्व होते हैं। ठीक है? चलिए देखिए, जैसे अब इनके अकॉर्डिंगली मेरा क्या रूल कहता है, चलिए मतलब जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लेते हैं अब तो। चलो 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 चलो, प्लस E1, तो मेरा रूल कहता है प्लस E1, यहां लिख देता हूं E1। और फिर यहाँ करंट इधर से इधर चल रही है, मतलब प्लस है ये, और ये माइनस है, तो पहले माइनस आएगा, तो मैं लिखूंगा माइनस I1R1। डन। फिर इसके बाद घूम करके नीचे आ गया ये और ये, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, और मैं अपोजिट चल रहा हूं तो मुझे पहले माइनस भिड़ेगा, तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू R2 इक्वल टू 0। क्लियर? ये मेरा रूल है जो मैंने आपको बताया। अब अकॉर्डिंग टू जो लिखा हुआ है, तो देखिए आप बाद वाला टर्मिनल ले लेते हैं, तो ये मैंने तो प्लस E1 बनाया है, यहाँ पे क्या चल रहा है, माइनस E1। ठीक है? तो जो लिखा हुआ है
ईएमएफ इज टेकन नेगेटिव व्हेन वी ट्रेवर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब आप प्लस से लेके माइनस जा रहे हो तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, तो ये आपने माइनस ले लिया, ठीक है ना। हाँ, तो ये माइनस हो गया। और फिर इसके बाद देखो, ये प्लस से लेके माइनस हो गया, फिर इसके बाद माइनस से लेके प्लस, तो बाद वाला साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस I1R1। मतलब मेरे और उसमें फर्क इतना है कि मैं पहले वाला साइन यूज करता हूँ और ये बाद वाला साइन यूज कर रहे हैं, बट दोनों आंसर सेम आएगा। इधर देखो, फिर इसके बाद चलो 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 चलो, ये प्लस है, ये माइनस है, तो मैंने पहला वाला साइन लिया माइनस, बट इन्होंने बाद वाला साइन लिया, तो क्या गया, +R2 = 0। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब देखिए दोनों की वैल्यू E1 की सेम आएगी, चाहे आप किसी से भी सॉल्व करवा लें, E1 की वैल्यू सेम आएगी। यहां से देखिए, यदि मैं E1 की वैल्यू अपने इक्वेशन से निकालूं, तो E1 इनको इस तरह पटक दो, तो क्या हो जाएगा, I1R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R2। बताइए होगी कि नहीं होगी। अच्छा, इसी इक्वेशन में अगर इस पूरी पार्टी को अगर आप, या E1 को इधर ले जाओ, पार्टी को क्यों ले जाओ, E1 को इधर ले जाओ, तो देखो क्या आ जाएगी आंसर, I1R1 एक तरफ बैठेगा और I1 प्लस I2 इंटू R2 इक्वल टू कितना, E1। सेम हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सेम है। क्लियर हो गया। हाँ, क्योंकि मैथमेटिकली अगर आप किसी इक्वेशन में माइनस साइन, सारे साइन पलट देते हो, तो वो इक्वेशन सेम ही होता है। क्लियर कि नॉट क्लियर। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड लूप की बात की जा रही है, तो सेकेंड लूप में मैंने आपको क्या सिखाया, देखिए ये है सेकेंड लूप, ए से लेके सी, फिर यहां से लेके डी और वापस ए। तो क्या कंडीशन बनेगी, प्लस से लेके माइनस, तो मेरा रूल तो प्लस का है, बट अगर मैं इसके हिसाब से चलता हूं बाद वाला साइन पकड़ के, तो -I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाई R2, पहला पोटेंशियल डिफरेंस। फिर यहाँ आगे चलो 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 चलो, फिर ये करंट यहाँ से एंटर हो रही, तो ये प्लस है, ये माइनस है, मतलब बाद वाला साइन आ जाएगा, माइनस करंट है I2 और रेजिस्टेंस है R3, और फिर माइनस और प्लस, तो बाद वाला साइन प्लस E2 = 0। अब मर्जी आपको यूज करनी है, जो कन्वेंशन आपको लगाना हो, ठीक है ना, जो कन्वेंशन आपको लगाना हो, बट कन्वेंशन याद रखिएगा कि अगर आप चल रहे हैं इस तरीके से प्लस से लेके माइनस की तरफ, तो या तो आप उलटी में पहले प्लस पढ़े तो सब में प्लस यूज करो, और या बाद वाला आपको यूज करना हो तो बाद वाला यूज करो। ऐसा मत कर देना कि कुछ में प्लस लगा दिए और कुछ में माइनस लगा दिए। फिक्स तरीका रखना कि जो पहले पड़ेगा या तो उसको लेना है, या जो बाद में पड़े उसको लेना है, ठीक है ना। उससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं आएगा, एक ही रूल आपको फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हीट स्टोन ब्रिज। हेडिंग बना लीजिए, व्हीट स्टोन ब्रिज। देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है, ये एक टेक्निक है, जुगाड़ है, और इस टेक्निक से यूज से आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको आप एस्टिमेट कर सकते हो कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। क्लियर कि नॉट क्लियर। इस टेक्निक से आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर आपको ऐसे सुटेबल रेजिस्टेंसेस लेने हैं जो इस तरीके का ब्रिज बनाए। मैं एक ब्रिज बना रहा हूं आपके लिए, ये ए है, ये सी है, ये बी है और ये डी है। क्लियर है बेटा। ए और बी में रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1, बी और सी के बीच में R2, यहाँ पे है R3, और
ये है R4। ठीक है, ये अपने पास में एक कॉम्बिनेशन बन गया, ब्रिज कॉम्बिनेशन बन गया। मैं ए और सी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा देता हूं जो करंट की प्रेजेंस को बताता है। ये गैल्वेनोमीटर हमने लगा दिया एट द टाइम, और हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, बैटरी लगानी पड़ेगी, तभी तो सर्किट एक्टिवेट होगा, नहीं तो कैसे एक्टिवेट होगा। ओके, हाँ। व्हेन, जिस समय इस प्रकार की व्यवस्था में, इस तरीके के अरेंजमेंट में गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट ना जाए, यानी आई जी इक्वल्स टू जीरो हो जाए। व्हेन आई जी मतलब इस ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगी। क्लियर बेटा, अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे। व्हेन आई जी इक्वल्स टू जीरो, और आई जी जीरो कब होगा, जिस समय पोटेंशियल ए का और पोटेंशियल सी का क्या हो जाएगा, इक्वल। आपको पता है कि इक्वल पोटेंशियल पॉइंट के बीच में कभी करंट फ्लो नहीं होती है। चैप्टर 1 में पढ़ाया था कि दो ग्लास का वाटर लेवल सेम है, तो इसमें से पानी ना इधर जाएगा और ना राइट टू लेफ्ट जाएगा। क्लियर। So likewise, when the galvanometer current equal to zero, it means point A and point C are having in same potential level. और उस समय this bridge is said to be balanced condition. तो इस समय उसको हम बैलेंस कंडीशन में कहेंगे। किस कंडीशन में कहेंगे, बैलेंस कंडीशन में। और बैलेंस कंडीशन में एक रूल बनेगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 बाई R4, मतलब एडजेसेंट ब्रांच की रेजिस्टेंस का रेशियो सेम आएगा। देख रहे हैं आप, ये एडजेसेंट ब्रांचेस हैं, इसका R1 है, इसका R2 है, और इसका R3 है, इसका R4 है। क्लियर है। अदरवाइज आप R1 के नीचे R3 भी ला सकते हैं, तो R3 नीचे आएगा तो R2 को ऊपर जाना पड़ेगा, R2 बाई R4। तब क्या हो जाएंगे एडजेसेंट ब्रांच, R1 R3 और R2 R4। क्लियर कि नॉट क्लियर। R1 अपॉन R3 इक्वल्स टू R2 अपॉन R4। सो ये कहलाएगा बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। क्लियर कि नॉट क्लियर। हाँ, और इस कंडीशन में ये रिलेशन आपको आएगा। तो आइए अब हमको इस बैलेंस कंडीशन का डेरिवेशन करना है, मतलब हमको यही डेरिवेशन लेकर के आना है कि अगर आपके पास में एक व्हीट स्टोन ब्रिज है और अगर वो बैलेंस केस में है, तो आपको साबित करना है कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। ठीक है बेटा, चलिए तो उठा लेते हैं इसी क्वेश्चन को और हम इसको ही सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास में एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसी को हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। राइट, चलिए डायग्राम थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए सर्किट कनेक्ट कर दिया यहाँ से, ये पॉइंट बी है, दिस इज पॉइंट बी, ये पॉइंट सी यहाँ कनेक्टेड है और यहाँ पर पॉइंट डी कनेक्टेड है। ठीक है बेटा, और पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में हमने क्या कर दिया, सोर्स लगा दिया, बैटरी सोर्स। क्लियर है, ये हमने बैटरी लगा दी। अब जैसे ही बैटरी लगा करके स्विच ऑन किया, तो देखिए एक करंट यहाँ पे स्टेब्लिश हो गई। अब हमें करंट खुद बनाना पड़ता है, तो करंट दिस इज सोर्स करंट आई। बताइए कितनी करंट चली यहाँ से, आई। अब आई करंट यहाँ पर जा करके देखिए, यहाँ पे आपके पास में 3 रेजिस्टेंस हैं और एक अननोन रेजिस्टेंस है। इस ब्रिज का काम ही है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना। तो मेरे पास जो नोन रेजिस्टेंस है वो क्या है, पी है। ओके, एक रेजिस्टेंस मेरे पास पी है, एक मेरे पास रेजिस्टेंस क्यू है, एक मेरे पास रेजिस्टेंस एस है,
और सपोज एक अननोन रेजिस्टेंस आर है। क्लियर कि नॉट क्लियर? आप किसी को भी अननोन मान सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी एक अननोन है, मतलब 3 नोन है और एक कोई अननोन है। क्लियर? अब उस अननोन की आपको वैल्यू बड़े आराम से हम निकाल करके दे सकते हैं। चलिए, ये बैटरी है, ई इसका ईएमएफ है, करंट आई चलेगी। करंट यहाँ पे जैसे आएगी तो करंट के सामने दो रास्ते आ जाएंगे कि मुझे डिस्ट्रीब्यूट होना है, राइट? तो मान लिया हमने कि इस रास्ते में करंट चली गई I1। कितनी चली गई बेटा? I1। तो I में से I1 निकल गई, तो इस ब्रांच के लिए जो करंट बची वो कितनी बची? I माइनस I1। हुआ कि नहीं हुआ? नाउ अब इधर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अगर गैल्वेनोमीटर में करंट IG निकल जाएगी, मतलब इस ब्रांच में करंट अगर IG चली जाएगी, तो यहां पर कितनी करंट बची? क्या यहां पर करंट I1 माइनस IG बची कि नहीं बची? ठीक है। और यहां से ये करंट आ रही है, कौन कौन सी आ रही है? दो करंट। क्या बेटा? क्योंकि I1 आ रही थी यहां से, और इसमें से IG वाला पार्ट नीचे चला गया, तो बची कितनी? I1 माइनस IG, राइट? अब यहाँ पे I माइनस I1 आ रही है और इधर से IG ऐड हो जाएगी, मतलब इधर पे कितनी करंट बन गई? I माइनस I1 प्लस IG। बोलिए हाँ या ना? अब यदि इस पॉइंट पर मैं करंट की बात करूं तो दोनों करंट फिर आके यहाँ पे ऐड हो गई। टोटल करंट अगर मैं ऐड कर लूं, देखिए सेम आएगी कि नहीं आएगी? इधर से नीचे से क्या मिली? I माइनस I1 प्लस IG, और ऊपर से क्या मिली? I1 माइनस IG। बिल्कुल सही। IG से IG कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल। बताइए टोटल करंट कितनी हुई? I। बिल्कुल सही, यहाँ पर करंट I निकल गई। हाँ, मतलब हमने बिल्कुल सही कंसिडरेशन लिया है। क्लियर है? चलिए पोलरिटी बना देते हैं। पोलरिटी, यहाँ पे करंट इंटर हो रही है तो इसको प्लस मानेंगे, इसको माइनस। ये ऊपर का प्लस होगा और नीचे का क्या होगा? माइनस, क्योंकि करंट जा रही है। इधर पे ये वाला पार्ट प्लस होगा और ये वाला पार्ट क्या होगा? माइनस। इधर पे भी ये वाला पार्ट प्लस और ये माइनस। ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं पोलरिटी, ये प्लस और ये माइनस। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब मैं केवीएल बनाने वाला हूं और उससे हमारी इक्वेशन आएगी। तो चलिए मैं यूजिंग केवीएल, केवीएल इन लूप, चलिए पहले लूप लेते हैं। सबसे पहला लूप मैं लेता हूं, ये पॉइंट क्या है? ए है, ए की नहीं बताइए? ए बी डी ए, A B D A। बोलिए ठीक है? A B D A। ए से चलिए बी, बी से चलिए डी, ये डी बैठा हुआ है, और वापस ए पे आ गए। बताइए एक कंप्लीट लूप बना कि नहीं बना? अब मैं, ओहो सॉरी, A B D A, हाँ ए लिखना था मुझे। अब मैं इसके अंदर चलना शुरू करता हूँ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसी आपका मन हो। तो चलिए चलना शुरू करते हैं ए पॉइंट से। चलो 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 चलो, हाँ। करंट कितनी है? I1। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? P है ना? तो क्या बनेगा? वोल्टेज, वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस IR। क्या बनेगा बताइए वोल्टेज? I1 इंटू पी। बेटा R1 नहीं है, यहाँ पे P है, तो I1 इंटू पी। साइन कौन सा यूज करें, प्लस या माइनस? चलिए प्लस पहला वाला, तो मैं लिखूंगा I1 इंटू पी। एक्चुअली पी की जगह R1 भी ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है ना? तो आप कहें तो R1 R2, बट मेरे को चेंज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलिए I1 P, ये हो गया। इधर आ चुके, चलो 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 चलो। अब बी के बाद हमको नीचे जाना है क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। यहां पर कौन सी करंट चल रही है भाई साहब? IG चल रही है। ये देखिए, IG, ये करंट IG चल रही है। पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब प्लस का साइन, IG इंटू रेजिस्टेंस का नाम कैपिटल G, ये बैठा हुआ है। गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस कैपिटल G लिया जाता है, राइट?
चलो 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 नीचे। और अब देखिए यहाँ आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब -2+। करंट आ रही है प्लस से माइनस, आप जा रहे हैं -2+। कौन सा साइन यूज करेंगे? -I - I1 × R इक्वल टू कितना? 0। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। क्लियर है? अब सेकेंड लूप में आ जाइए। सेकेंड लूप में लगाते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज का इक्वेशन, सॉरी सॉरी, किरचॉफ्स केवीएल यूजिंग केवीएल इन लूप। लूप का नाम बोलिए, बी से स्टार्ट करते हैं। पहले बी पढ़ेगा, फिर सी पढ़ेगा, फिर डी पढ़ेगा, और वापस बी पढ़ जाएगा। क्लियर? बी सी डी बी। चलना शुरू करते हैं इस पॉइंट से। बताइए करंट क्या है? +I1 - I1 - IG इंटू क्यू। बिल्कुल सही, पॉजिटिव साइन आएगा। और फिर नीचे इधर की ओर आइए, तो ये माइनस से लेके प्लस, मतलब अपोजिट है। तो -I - I1 + IG इंटू एस। ओके, और अभी लूप कंप्लीट करना है। ये माइनस से लेके प्लस, मतलब -IG इंटू जी इक्वल टू 0। नंबर 2। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए, अगर ब्रिज बैलेंस कंडीशन पे है, यदि ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन पे है, एट बैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है, अगर बैलेंस कंडीशन पे है तो VB इक्वल टू VD हो जाएगा। मतलब जितना पोटेंशियल बी पर होगा उतना डी पे हो जाएगा, और पोटेंशियल सेम होने पर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है ना? मतलब ये वाली ब्रांच यूजलेस हो जाएगी, गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो उस समय IG इक्वल टू 0। तो ये जो दोनों इक्वेशन है, इसमें भला आप IG इक्वल टू 0 पुट करके रखिए। चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो हमारे पास क्या इक्वेशंस बनेगी? देखिए, I1P + IG इंटू जी। ये इक्वेशन मैं ले चलता हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ रही है, राइट? ये दो ही तो हैं, तो चलिए इनको ले चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे इनके साथ ऑपरेशन करते हैं। ये देखिए, तो मैंने क्या लिखा? व्हेन IG इक्वल्स टू 0, बैलेंस कंडीशन पे IG इक्वल्स टू 0 लेने पर क्या हो जाएगा? देखो भाई साहब, I1 इंटू पी, और ये प्लस 0 हो जाएगा, -I - I1 इंटू आर। बताइए इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? यहां से I1 इंटू पी इक्वल टू I - I1 इंटू आर, 0 की इस तरफ चला गया। इसे आप इक्वेशन ए दे दें। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, अब सेकेंड इक्वेशन में भी आप पुट कर दीजिए। सेकेंड इक्वेशन में भी आप पुट कर दीजिए व्हेन IG इक्वल्स टू 0। तो ये हमने लिखा है बाई फर्स्ट, व्हेन IG इक्वल्स टू 0, बाई सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन में IG 0 पुट करिए, तो I1 - 0 इंटू क्यू। तो क्या बनेगा बेटा? I1Q बनेगा, माइनस यहाँ पे IG 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? I - I1 इंटू एस, और यहाँ पे फिर से IG 0 हो गया, तो कुछ नहीं बचा, इक्वल टू 0। यस और नो? इसको लिखिए संभाल के। I1Q इक्वल टू I - I1 इंटू एस, राइट? ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर बी। हुआ कि नहीं हुआ? अब आप इक्वेशन ए में इक्वेशन बी का डिवाइड कर दीजिए। तो इक्वेशन ए क्या है? I1 इंटू पी इक्वल टू I - I1 इंटू आर। और इक्वेशन बी क्या है? इक्वेशन बी है I1 इंटू क्यू इक्वल टू I - I1 इंटू एस। I1 से I1 कैंसिल, I - I1 से I - I1 कैंसिल। क्या आ गया? P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस।
समझ में आया? सो व्हेन ब्रिज अगर बैलेंस होगा तो एडजेसेंट आर्म्स का रेजिस्टेंस सेम रेशियो में होगा, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, और P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S। क्लियर हो गया? चाहे आप एडजेसेंट ऐसे ऐसे देख लें इस तरीके से, या आप इस तरीके से देख लें। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ठीक है ना। तो मतलब मोटी बात यदि की जाए तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि मेरे पास एक ब्रिज था इस तरीके का, मेरे पास इस तरीके का ब्रिज था, ये P है, ये Q है, ये R है, और ये क्या है, S है। तो कंडीशन क्या बनी बैलेंस कंडीशन में, कि यहाँ पर कोई गैल्वेनोमीटर करंट फ्लो नहीं होगी, तो ये सर्किट ओपन हो जाएगा एक तरीके से, बिकॉज आई जी इक्वल टू जीरो। इन दैट केस P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, और P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये हो गया हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज। दो इक्वेशन बनाई हमने, और दोनों को हमने डिवाइड करने पर ये ले लिया। बोलो ठीक है। तो इस तरीके से हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज यहाँ पे खत्म हो जाता है। और व्हीट स्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन हमारे पहले मीटर ब्रिज वगैरह थे, जो कि सिलेबस से हट चुके हैं, आपको वो नहीं करना है, ठीक ना। तो स्लाइड में केवल यहाँ तक करना है। मीटर ब्रिज पहले सिलेबस में था, अब आपके सिलेबस में नहीं है, मीटर ब्रिज नहीं करना है। टेंशियोमीटर था पहले, बट ये भी नहीं है। क्लियर? तो आपको केवल मीटर ब्रिज तक करना है। इस तरीके से चैप्टर 2 की थ्योरी यहाँ पे पूरी फिनिश हो जाती है। डन।